ओके सो अगर लास्ट लेक्चर तुम लोग को याद होगा तो एक वियर्ड बिहेवियर एंटिटी फ्रेमवर्क दिखा रहा था, वियर्ड नहीं मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर एंटिटी फ्रेमवर्क दिखा रहा था। लाइक मेरे पास एक पैरेंट टेबल है लेट्स से डिपार्टमेंट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं, यहाँ पर एक पैरेंट टेबल है मेरा डिपार्टमेंट, इसमें है डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। डिपार्टमेंट का आईडी है 10, डिपार्टमेंट का नेम है आईटी, डिपार्टमेंट का आईडी है 20, डिपार्टमेंट का नेम है सीएस। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स है। जैसे कॉलेज का डेटा है तो आईटी में 60 स्टूडेंट है और सीएस में 40 स्टूडेंट है। तो ऐसा कुछ रहेगा। तो स्टूडेंट करके टेबल रहेगा, स्टूडेंट का आईडी रहेगा, स्टूडेंट का नेम रहेगा, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 1 ए है, ये समझो ये बंदा आईटी में है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10 बराबर। ये 2, ये भी जो है सीएस में है तो मैं ये लिखा 20। फिर 3 जो है वो अगेन जो है वो आईटी में है तो मैं लिखा 10। 4 डी आईटी में है तो ये ऐसा। तो ये टेबल कैसा हो गया, ये टेबल हो गया पेरेंट टेबल और ये टेबल क्या हो गया चाइल्ड टेबल। मतलब एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स है, इसको मैं बोलता हूं। तो ये पेरेंट टेबल बन गया, ये चाइल्ड टेबल बन गया। अब पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल में क्या होता है कि जब हम लोग इसका मॉडल बनाते हैं, अभी इसके लिए जब मैं मॉडल बनाऊंगा तो कुछ ऐसा मॉडल बनेगा। डिपार्टमेंट की क्लास होगी, डिपार्टमेंट की क्लास में यहां पे मैं ले लूंगा आईडी और यहां पे ले लिया मैंने नेम बराबर। अब एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब ऐसा कुछ लिखना रहेगा मेरे को। तो ये हम लोग करते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं। कुछ नेविगेशनल प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेविगेशनल प्रॉपर्टी। जब हम लोग नेविगेशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं तो होता क्या है कि जब इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाने लगते हैं, लाइक मैं डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगा तो मैं स्टूडेंट के भी डेटा उसको देता हूँ बराबर। तो स्टूडेंट का जो डेटा देता हूं तो वो क्या करता है, जो जितने भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है वो डिपार्टमेंट के साथ में पूरे उसके स्टूडेंट को क्रिएट करने का ट्राई करता है। तो जब हम लोग इसके लिए एक रिकॉर्ड डालते हैं ना, इसके लिए रिकॉर्ड डालते हैं तो इसमें अगर मैं 3 रिकॉर्ड डाल रहा हूँ ये लिस्ट में तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे भी इंसर्ट मारता है। लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मैं यहाँ पे नल भेज देता हूँ। जब मैं यहाँ पे नल भेजता हूँ तो वो क्या करता है, नया स्टूडेंट सॉरी, जब मैं नल भेजता हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं डालता है वो। लेकिन अब अगर मैं इसका अपोजिट देखूं, लाइक मेरा जो स्टूडेंट का मॉडल है, स्टूडेंट का मॉडल अगर मैं देखूंगा तो स्टूडेंट के मॉडल में क्या रहेगा, स्टूडेंट के मॉडल में रहेगा यहाँ पे आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी हो गया, नेम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट का एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। डिपार्टमेंट का मतलब नेविगेशनल प्रॉपर्टी मैं क्रिएट करूंगा। तो वो डिपार्टमेंट की नेविगेशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो रहेगी, अब लेट्स से मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसको आईडी देता हूँ, इसको नेम देता हूँ। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं जो भी डिपार्टमेंट है आईटी सीएस, यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट इसको प्रोवाइड करता हूँ। तो वो क्या करता है कि इसको स्टूडेंट जब क्रिएट करता है ना तो उसके लिए क्या करता है, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर देता है। तो ये बिहेवियर को हम लोग को रोकना है। जैसा कि हम लोग के प्रोडक्ट के केस में हो रहा था, एवरी टाइम न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा था, ऐसा कुछ याद होगा। तो ये बिहेवियर, ये जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर हम लोग ये एंटिटी को इंसर्ट मारते हैं तो अब हम लोग का प्रोजेक्ट का नेचर कैसा है कि हम लोग को प्रोडक्ट को इंसर्ट मारना है। मतलब प्रोडक्ट पहले से इंसर्ट रहेगा, फिर हम लोग ऑर्डर उसका इंसर्ट करेंगे। मतलब चाइल्ड एंटिटी जो है वो बाद में इंसर्ट होने वाली है। तो चाइल्ड एंटिटी अगर बाद में इंसर्ट होती है तो उसकी पेरेंट एंटिटी ना ऑटोमेटिक बन जाती है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब अगर इसको हम लोग को रोकना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है तुम्हारा फ्लुएंट एपीआई। तो इंटरव्यू में पूछता है कि हैव यू वर्कड ऑन फ्लुएंट एपीआई। फ्लुएंट एपीआई क्या करता है, फ्लुएंट एपीआई एक्चुअल में जब तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क का माइग्रेशन बनता है या एंटिटी फ्रेमवर्क जब डेटाबेस से कांटेक्ट करता है
मॉडल बनाता है। मतलब कब कब मॉडल बनता है? जब भी तुम अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे अभी अपने अपने केस में अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊं यहां पर, तो ये कहा गया मॉडल, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इधर, तो ये जितने हैं, ये जितना मेरे को दिख रहा है लाइक ये प्रोडक्ट कैटेगरी, जब भी मैं प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, एक इंटरनली वो क्या करेगा, अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, कलेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जब जब वो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो ऑन मॉडल क्रिएटिंग करके एक फंक्शन है, वो इंटरनली कॉल होता है। ये फंक्शन कहां पे है? ये फंक्शन एक्चुअल में है इसके अंदर, यहां है। तो ये एक वर्चुअल फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि खाली है, कुछ भी नहीं होता। तो ये क्यों बनाया गया है कि जब भी इंटरनली वो मॉडल बनाने लगेगा, और मॉडल बनाने के टाइम पे अगर तुमको अपना कुछ कस्टम लॉजिक उसके अंदर डालना है, जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क इंटरनली कॉन्टेक्स्ट में मॉडल बनाने लगेगा और अगर तुमको अपना कुछ कस्टम लॉजिक उसके अंदर डालना है, तो वो कस्टम लॉजिक डालने के लिए तुम ये फंक्शन के अंदर लॉजिक डाल दोगे तो हो जाएगा। अब सवाल ये है, ये तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और डीबी कॉन्टेक्स्ट को तो हम लोग कोड करते नहीं है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर मैं कैसे कोड डालूंगा? तो यहीं पे सिनेरियो आता है वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग का। यहीं पे सिनेरियो आता है वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग का। वर्चुअल फंक्शन के केस में क्या बताया था मैं? वर्चुअल फंक्शन के केस में ये बताया था कि वर्चुअल फंक्शन की भी डेफिनेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है, वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ये मैं पहले बताया था, अगर याद होगा तो। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड करना कंपलसरी होता है, वर्चुअल फंक्शन में मेरे पास ऑप्शन होता है, चाहे तो करूं चाहे तो नहीं करूं। दोनों को ओवरराइड करने के लिए ओवरराइड कीवर्ड ही यूज होता है। फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुन लो, इंटरव्यू में काम आता है ये। वर्चुअल फंक्शन, कोई फंक्शन को अगर तुम वर्चुअल करते हो तो तुम उसकी डेफिनेशन लिखते हो। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन का मतलब हुआ ये बॉडी। अगर मैं यहां आके सेमीकोलन लगा दूं डायरेक्ट, तो ये सिर्फ डेफिनेशन हो जाएगी। ये इतना जितना सेलेक्ट किया हूं, दिस इज नोन एज डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बॉडी लिख दिया तो सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। क्या बोल रहा हूं? तो ये खाली क्या है? डिक्लेरेशन है। अगर मैं इधर सेमीकोलन लगा दिया और अगर मैं इधर पे बॉडी लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है? फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में मैं सिर्फ डिक्लेरेशन करता हूं और वर्चुअल फंक्शन में मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं। पहली चीज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी, तो फिर हम लोग को कब जरूरत पड़ेगी? हम लोग क्यों उसकी डेफिनेशन वापस से लिखेंगे? उसका सिनेरियो जो अभी अपने को प्रोजेक्ट में आ गया, अभी क्या डेफिनेशन लिखा है उसने? खाली, मतलब कुछ भी नहीं होता। यानी जब मॉडल क्रिएट होता है तो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब मॉडल क्रिएट हो तो ये 5 लाइन का कोड चलना चाहिए। कोई भी कोड हो, कोई भी एक कोड हो, जब जब मॉडल क्रिएट हो तो एक 5 लाइन का कोड चलना चाहिए। तो वो वो कोड, वो जो पर्टिकुलर कोड है, वो मैं कहां करूंगा? अब हम लोग को तो जो क्लासेस मिलेगी वो तो डीएलएल के फॉर्म में मिलेगी, तो उसको तो हम लोग छेड़ सकते नहीं है। तो वो क्लासेस को हम लोग दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे और वर्चुअल फंक्शन को हम लोग अपनी नई क्लास में ओवरराइड करेंगे। क्या बोला मैं? किसको किसको समझा? तुफैल नहीं समझा? अबे नींद में से तो उठ। इतना 3 बार बोला क्या? नहीं। तो सोच लो, तो हाथ उठाना है कि नहीं उठाना? पहले हल्का सा किया, फिर बोला नहीं। सो बताओ। फिर से सुनो, बोलो। तुम्हारे पास एक क्लास है, ठीक है, जो डीएलएल में है, मतलब जिसका कोड तुम चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें तुमको कोड को ऐड करना है, मतलब जिसकी डेफिनेशन तुमको ऑल्टर करना है, चेंज करना है। तो वो डीएलएल का कोड तुम चेंज नहीं कर सकते, बराबर? तो अब उसका क्या तरीका रहेगा वो कोड को चेंज करने का? तो हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं, नई क्लास बना के वो क्लास को इनहेरिट करते हैं और हम लोग अपनी क्लास में वही फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। तो सुपर क्लास के फंक्शन, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सुपर क्लास के फंक्शन को दोबारा से सब क्लास में लिखने को क्या बोलते हैं?
अगली बारी तुम्हारी है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। सुपर क्लास में एक फंक्शन लिखा हुआ है, सुपर क्लास के फंक्शन को सब क्लास में दोबारा लिखने को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन किया, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं। उसने बोला होगा राइट तो मैंने भी बोला होगा राइट। अरे तू क्या, रुक तेरे से पूछता अगला क्वेश्चन। उसको बोलते हैं ओवरराइड करना, समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, ऑन मॉडल क्रिएटिंग, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डीबी कॉन्टेक्स्ट में। मेरा एरो देखो, मुंह मत देखो। ये कहां लिखा हुआ है? डीबी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट में ये फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। अब ये फंक्शन की खास बात क्या है? इसका देखो लिखा हुआ है ये फंक्शन की खास बात, दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस व्हेन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिराइव्ड कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। जब तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा ना, जब तुम कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब जब तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट समझ गए ना, जैसे तुमने ईएफडीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाए, उसको ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऑर्डर, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जब बनता है ना, तो वो टाइम पे ये फंक्शन कॉल होता है, वो टाइम पे। अब कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में जितने भी मॉडल्स है, अब कॉन्टेक्स्ट के मॉडल को किसकी बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट का मॉडल, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सब मॉडल है, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, समझ लो। ये जैसे प्रोडक्ट एक मॉडल है, कैटेगरी एक मॉडल है, प्रोडक्ट बुलेट एक मॉडल है। मेरी बात समझ में आई? तो जब तुम कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है? अपने हर एक मॉडल का ऑब्जेक्ट इंटरनली बना के स्टोर करके रख लेता है, और बनाने के टाइम पे वो भी चेक कर लेता है कि डेटाबेस में इसको मैप करने वाला टेबल कौन सा है, उससे भी कनेक्शन करके रख लेता है। जब तुम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो डायरेक्ट वो डेटाबेस के पास जाके तुमको वैल्यू ला के देता है। मेरी बात समझी? अब वापस पीछे आता हूं मैं इधर पे। This method is called only once when the first instance of a derived context, derived context का मतलब कौन बताएगा? derived context क्या मतलब हुआ? derived context का मतलब अभी बोल। derived context नहीं बताया पहले कभी? चलो ठीक है। आमिल, derived context पीछे, डिराइव्ड कॉन्टेक्स्ट मेरे को क्या देखेगा नहीं तो क्या मैं तेरे को नहीं देखूंगा? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती, इसका मतलब ये थोड़ी उसको कोई देख नहीं रहा है, वो वहीं देखे जा रहा है, वो असम भाई का पूरा पढ़ डाला है। डिराइव्ड कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली जो हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट बनाते, हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट कैसे, एंटिटी फ्रेमवर्क में सेकंड स्टेप में क्या बोला था? कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं? ए भाई देख, 1.5 लाख का फोन पे क्या डीबी सेट बोलता है। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं? हाँ, इनहेरिट करके। इनहेरिट करते हैं तो जो क्लास बनती है वो क्लास को क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास। तो जो तेरा कॉन्टेक्स्ट बना वो डिराइव कॉन्टेक्स्ट है। बहुत नई बात कर दिया ना। तो डिराइव्ड कॉन्टेक्स्ट का जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जो डिराइव्ड कॉन्टेक्स्ट का जो तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो टाइम पे ये फंक्शन कॉल हो जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे, वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अगर मेरे को कुछ करना है तो वो चीज मैं डालता हूं यहाँ पे ऑन मॉडल क्रिएशन के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन हम लोग इंटरनली कॉल करते हैं। अब इन लोग इंटरनली कॉल करते हैं तो हम लोग को अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ये फंक्शन वर्चुअल है, वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन अगर तुमको वापस लिखना है तो अपनी क्लास में उसको ओवरराइड करो। अपनी क्लास मतलब जो हम लोग डिराइव क्लास बनाए वो। तो मैं यहां पे आके इसको लिखा, ये ओवरराइड, जैसा वहां लिखा था वैसे ही वर्चुअल हटा के क्या लिख दिया? सेम लिखना है तुमको, वर्चुअल हटा के ओवरराइड लिख देना। तो अब क्या होगा पता है? वो वाला फंक्शन नहीं चलेगा, अब ये वाला फंक्शन चलेगा जो मैं यहाँ कोड लिखा हूं। कोड जाने दो, अभी क्या है कोड पे मैं फोकस नहीं कर रहा, कुछ तो लिखा है काला अक्षर वैध बराबर, छोड़ दो उसको। मतलब ये वाला कोड चलेगा। लेकिन देखो अब दो सिचुएशन आती है यहाँ पे, दो। एक तो ऐसा है कि मेरे को उनका हटा के मेरा चलाना है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आती है उनका चला के फिर मेरा कोड चलाना है। तीसरी सिचुएशन मेरा कोड चला के फिर उनका कोड चलाना है।
मेरी बात समझी? तीन सिचुएशन या तीन सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे कि उनका चलाना ही नहीं है, सिर्फ मेरा कोड चलना है। तो ऊपर वो उसने वर्चुअल बनाया, उसमें 5 लाइन लिखा है, लेकिन वो 5 लाइन चलना नहीं चाहिए। जो मैं 10 लाइन लिखूंगा वो चलना चाहिए। तो ये सिचुएशन कैसे होगा? उनका हटाओ कि मेरी 10 लाइन चलेगी, वो कोड डिस्कार्ड हो जाएगा। एक ही हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? वो 5 लाइन चले, उसके बाद 6ठी लाइन जो है मेरी चले। ये हो गया। तीसरा सिनेरियो क्या हो गया? मेरी 10 लाइन चले, फिर 11th लाइन उनकी चले, मतलब उनकी मेरी 10 के बाद उनकी 5 लाइन वो भी चले, टोटल 15 लाइन। तो ये 3 सिनेरियो हो गया। अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका कोड डिस्कार्ड कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा ये फंक्शन के अंदर जो कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। और अगर उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कोड के बाद उनका कोड भी चलना चाहिए, तो ये कोड के बाद यहाँ पे लिखने का बेस डॉट दिस, ये लाइन लिखिए। बेस मतलब जो बेस क्लास में जो फंक्शन है वो भी चलना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये पूरा चला देगा लाइन। उसके बाद क्या करेगा? बेस ऑन मॉडल क्रिएशन है वो भी चल जाएगा। यहां पे इसकी कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि वो खाली है। अब यहां पे अगर पहले उनका चलना चाहिए फिर मेरा चलना चाहिए, यहां डाल दो, समझा? तो पहले वो बेस चलाएगा, उसमें की जो 5-6 लाइन है वो चला गया, फिर अपन जो यहाँ पे 11 लाइन लिखेंगे वो चला देगा। ठीक है। लेकिन ये कन्वेंशन है, हमेशा जब भी तुम लोग ओवरराइड करो तो एंडिंग में बेस वाले को कॉल कर लो। हालांकि यहाँ पे इसकी कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्यों नहीं है वो समझ गया ना? क्योंकि खाली है वो फंक्शन, मतलब उसमें कुछ किया हुआ नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसके लिए हम लोग एंडिंग में डाल देते। बहुत रेयर सिनेरियो आता है जब हम लोग को बिहेवियर, जो वर्चुअल फंक्शन का बिहेवियर है उसको डिस्कार्ड करना होता है, मतलब वो चलना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बहुत रेयर सिचुएशन आती है। तुम खुद सोचो ना, आर्किटेक्चर जो बनाया है, बहुत रेयर सिचुएशन तुमको बहुत बहुत ऐसा आ जाएगा कि उसका कोड चलना ही नहीं चाहिए, मेरा ही चलना चाहिए। लेकिन यूजुअली कैसा होता है कि उसका चल जाए या मेरा चल जाए, उसके बाद उसका जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, या उसका चल जाए उसके बाद उसके कोड में ही मेरा कुछ ऐसा ऐड हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन यूजुअली होती है। या तो तुम टॉप पे ऐड करोगे या तो तुम एंडिंग में नहीं ऐड करने वाला सिचुएशन बहुत कम आती है, तो एंडिंग में डाल देने का। अब अगर उसकी वजह से इशू आ रहा है, लाइक मतलब अपना कोड चलने के बाद भी उसके कोड से अपने कोड को पे कुछ इंपैक्ट आ जाएगा, तभी उसको निकाल दो। तो ये तुमको सिचुएशन के बेस पे करना पड़ेगा। मतलब जैसा तुम्हारा सिनेरियो है, कॉन्सिक्वेंसेस प्रोजेक्ट के क्या है, सामने वाला बोलता है कि वो एक एपीआई हम लोग लिए है, वो एपीआई में एक क्लास है, उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन है, उसमें जो 5 लाइन चलती है ना, उसके बाद है ना 6ठी लाइन अपने को ये कर देना है, लॉगिंग कर देना है, या कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी अपने को बोल रहा है ये कर देना है, ऐसा कुछ अपने को उसने सिनेरियो दिया। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? टॉप पे बेस डॉट फंक्शन कॉल कर देंगे, फिर अपना कोड लिख देंगे, उसका चलने के बाद अपना चलेगा। अगर सिनेरियो ऐसा देता है वो कि जो भी वो उसका चल रहा है ना, वो सब रुक जाना चाहिए, जो अपन मैं तो कोई लॉजिक जो दे रहा हूँ ना, वो लॉजिक अपना चलना चाहिए, तो इन दैट केस हम लोग खाली अपना कोड करेंगे, उसका कॉल ही नहीं करेंगे। और अगर सिनेरियो बोलता है कि पहले अपना चलना चाहिए, उसके बाद जो आगे का आर्किटेक्चर जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए, यूजुअली 90% प्लेसेस पे यही होता है, जो मैं तुमको थर्ड सिनेरियो बताया कि मतलब पहले अपना ये हो जाए, बाकी आर्किटेक्चर में जो वैल्यू पास हो रही है वो पास होते रहेगी। तो हम लोग अपना कोड करते हैं, फिर बेस डॉट मॉडल को कॉल कर लेते हैं। समझा ये? तो फ्लुएंट एपीआई जो है ना, फ्लुएंट एपीआई एक एक्सटेंशन है। तो फ्लुएंट एपीआई क्या बोलता है? फ्लुएंट एपीआई क्यों यूज होता है वो समझ लो। मॉडल क्रिएट होने के टाइम पे एंटिटी फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है, जैसे एक डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? जो नाम का तुम मॉडल लोगे वही नाम का टेबल बनता है, बराबर? ये देखे। लेकिन क्लाइंट आके बोलता है कि मेरे को टेबल का नाम कुछ अलग चाहिए। मेरे को टेबल का नाम कुछ अलग चाहिए। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर तुम फ्लुएंट एपीआई से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर क्लाइंट आके बोलता है, नहीं समझे ना, ऐसा मुंडी नहीं हिलाया, मेरे को लगा नहीं समझे। तो अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को टेबल का नाम कुछ और चाहिए, अगर लेट्स से एक डिफॉल्ट बिहेवियर और बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईडी नाम की प्रॉपर्टी अगर मैं लेता हूं तो वो ऑटोमेटिक प्राइमरी की बन जाती है ना, आईडी। और उस पे अगर रिलेशन क्रिएट करता हूं तो एक इंडेक्स भी बन जाता है, इंडेक्स भी बनता है, कभी देखना जाके इंडेक्स भी बनता है। अगर तुमको इंडेक्स की टाइप चेंज करना है, मतलब मेरे को क्लस्टर नहीं नॉन क्लस्टर इंडेक्स चाहिए, मेरी बात समझ में? तुम्हारा लीड आके क्या बोला? तू ये टेबल बनाया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे,
ये टेबल बनाया प्रोडक्ट इमेज, ये प्रोडक्ट टेबल पेरेंट टेबल है, प्रोडक्ट इमेजेस जो है चाइल्ड टेबल है, एक प्रोडक्ट के 10 इमेज, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अपने पास इमेज इतनी ज्यादा है ना कि वो जो इमेज टेबल है ना उसको क्वेरी मारने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर है 10 मिलियन रिकॉर्ड, तो उसको इमेज लाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अब ये क्वेरी को मैं फास्ट कैसे करूंगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। किसको किसको ये क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में ऐसा कि एक टेबल है या एक क्वेरी है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, उसको मेरे को फास्ट करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, मैं लिटरली बताऊं, मेरे तो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में मेरे से ये क्वेश्चन हुआ है। तुम जब सब आंसर दे दोगे ना तो एंडिंग में लोग ये भी पूछ लेते। तो उसका आंसर क्या है, सबसे पहला उन लोगों को क्या सुनना रहता है, उन लोगों के लिए ताजमहल जो है ना, बोलना क्या है कि हम लोग इंडेक्स बनाएंगे टेबल पे, उसको इंडेक्स सुनने का रहता है। बाकी तुम उसके आगे कुछ भी बोलो वो सब सही रहता है फिर। तो बोलना हम लोग टेबल पे इंडेक्स बनाएंगे, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कौन सा इंडेक्स। तो दो टाइप का इंडेक्स, ये मैं बताया हूं, दो टाइप का इंडेक्स है, क्लस्टर नॉन क्लस्टर। टेबल में क्रिएट होता है एक टेबल, एक सेपरेट बाहर क्रिएट होता है, वो सब थ्योरी को सुन लेना कोई पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो वो सुनने का ट्राई करता है। बोलेगा उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कोई जो क्वेरी है उसके अंदर ज्वाइन है क्या, उसके अंदर सब क्वेरी है क्या, तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। एक ऑप्टिमाइजेशन पे एक बार पूरा बताया था, तो वो चीज सुन के थोड़ा सा उसको लिंक कर लेना यहाँ से। तो लेट्स से अब उसके आगे का सिनेरियो बता रहा हूं मैं कि लेट्स से वो तुमको बोला कि तूने प्रोडक्ट टेबल बनाया है, प्रोडक्ट इमेज टेबल बनाया है, और एक प्रोडक्ट का 10 इमेज है या एक प्रोडक्ट का 100 इमेज है, और मेरे पास ऐसे 100-150 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इमेजेस टेबल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से मैं जो इंडेक्स बन रहा है ना, जो प्राइमरी की वाला इंडेक्स बन रहा है ना, वो नहीं चलेगा, मेरे को नॉन क्लस्टर इंडेक्स चाहिए। तुम तो बोलोगे अभी वो तो मैं नहीं बनाया हूं, वो तो एंटिटी फ्रेमवर्क से ऑटोमेटिक बन गया है, उसको कैसे मैं चेंज करूं। मेरी बात समझी। तो अगर एंटिटी फ्रेमवर्क के डिफॉल्ट बिहेवियर को तुमको चेंज करना है, तो इन दैट केस तुम फ्लुएंट एपीआई यूज करोगे। क्लियर है फ्लुएंट एपीआई का यूज। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे। अपने प्रोजेक्ट वो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर का जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा लीड डिसाइड करेगा कि किसके बेस पे क्लाइंट क्या बोल रहा है। अभी तुमने एक नॉर्मल इंडेक्स क्रिएट किया, देखो नॉन क्लस्टर इंडेक्स अभी तुम्हारा एक ही टेबल है, एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम पे तुमको अप्लाई करना है, मल्टीपल कॉलम पे नहीं करना है, तो वहां पे तुम अपना नॉन क्लस्टर इंडेक्स डाल दोगे, चल जाएगा, जो यूजुअली क्रिएट होके मिलता है। लेकिन अगर तुमको क्या करना है, मल्टीपल टेबल, यानी तुम्हारा दो टेबल का ज्वाइन है, और दो टेबल के ज्वाइन में फिर तुमको क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है। अब वो सिंगल टेबल पे काम नहीं करेगा, तो तुम क्या करते हो, वो इंडेक्स का क्लस्टर क्रिएट करते हो। मतलब क्लस्टर बोले तो क्या बोलेंगे, झुंड जैसा, मतलब उसका कलेक्शन बोल सकते हैं। तो उसका क्लस्टर क्रिएट करते हो और उसके इंडेक्स को सेपरेट स्टोर करते हो, समझे। अगर एक ही टेबल पे सब कुछ है तुम्हारा, मतलब ज्वाइन वाइन नहीं हो रहा है, या दो जो भी 2 कॉलम 3 कॉलम तुम यूज कर रहे हो वो एक ही टेबल में है, तो तुम्हारा नॉन क्लस्टर से काम चल जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा मल्टीपल टेबल में है, तुमने विथ क्लॉज यूज किया है, मतलब क्या बोलते हैं जिसको, सिटी, तुमने सिटी वगैरह बनाया है, उसमें तुमको ऑप्टिमाइज करना है, सिटी में 5 टेबल से डेटा आ रहा है, तो फिर तुम थोड़ी हर टेबल में जाके इंडेक्स नहीं क्रिएट करोगे। तुम क्या करते हो, वो तो उसका एक क्लस्टर बनाते हो, उसको इंडेक्स को सेपरेट स्टोर करते हो। तो जब क्वेरी मारते हो तो पहले इंडेक्स के पास जाता है, वहां से रिकॉर्ड लेके फिर डायरेक्ट वो रिकॉर्ड के पास जाता है। शायद बताया था लॉजिक में एक, मतलब मैं बोला था बॉक्सेस मैं रखूंगा यहाँ पे, तो बॉक्सेस कौन सी लादी पे कौन सा बॉक्स रखा, उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। मतलब इंस्टेड ऑफ हर लादी पे जाने के बदले में पहले लिस्ट देखूंगा, फिर वो लादी पे चला जाके उसको डेटा निकालूंगा। तो वो नॉन क्लस्टर का काम वैसे ही रहता है, सेपरेट बना के स्टोर करके देन उसमें वो करेगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि तुम्हारे टेबल्स कितने हैं, तुम्हारी क्वेरी का नेचर कितना है। लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर ये रहेगा कि तो सिंगल टेबल है, तो जो नॉर्मल इंडेक्स बनता है वही इंडेक्स रहेगा, नॉन क्लस्टर। क्या बोलने जा रहा था मैं, हाँ, अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, अपने प्रोजेक्ट में एक जो एंटिटी फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। अगर तुम चाइल्ड एंटिटी इंसर्ट मारते हो, तो चाइल्ड एंटिटी में ऑलवेज पेरेंट एंटिटी का एक नेविगेशनल प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग जब उसको इंसर्ट मारते हैं, तो वो क्या करता है, पेरेंट एंटिटी में एक न्यू रिकॉर्ड बना रहा है। तो इसको हम लोग को बंद करना है, मतलब ये चीज को हम लोग को खत्म करना है। तो उसके लिए हम लोग को फ्लुएंट एपीआई लिखना पड़ेगा। तो फ्लुएंट एपीआई यहाँ पे देखो दिया हुआ है। तो फ्लुएंट एपीआई के बारे में क्या बोल रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क का फ्लुएंट एपीआई जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे होती है, वो ये किसके लिए यूज होती है,
कन्वेंशन को ओवरराइड करने के लिए। अब कन्वेंशन बता दिया मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर जो अपने आप, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क का कन्वेंशन है, जो मॉडल का नाम रहेगा वो टेबल का नाम बनेगा, जो कॉलम का नाम रहेगा वही जो प्रॉपर्टी का नाम रहेगा वही कॉलम का नाम बनेगा, और जो तुम्हारा टेबल का नाम है, जैसे प्रोडक्ट टेबल का नाम है तो उसके आगे एस लग जाएगा प्रोडक्ट्स करके, ये शायद नोट किए ही रहोगे सब लोग। तो ये कन्वेंशन है, इसको ओवरराइड करने के लिए फ्लुएंट एपीआई यूज होता है। फ्लुएंट एपीआई को फ्लुएंट इंटरफेस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लुएंट इंटरफेस। तो अगर इनकेस इंटरव्यू में कोई फ्लुएंट इंटरफेस बोलता है तो भी उसका मतलब भी वही होता है, फ्लुएंट एपीआई बोलता है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लुएंट एपीआई बोलते हैं उसको। फ्लुएंट एपीआई जो है बाद में एज ए एक्सटेंशन ऐड हुआ है, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क में बाद में एज ए एक्सटेंशन फ्लुएंट एपीआई को ऐड किया गया। इसको कैसे करते हैं, जो अपना मॉडल बिल्डर रहता है, मॉडल बिल्डर के अंदर एक फंक्शन रहता है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जिसके बारे में मैं अभी बताया, वो मॉडल वो फंक्शन को ओवरराइड करके अपने को यहाँ पे लिखना रहता है। तो ये तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, स्कूल कॉन्टेक्स्ट। स्कूल कॉन्टेक्स्ट में एक मॉडल है स्टूडेंट मॉडल, वो स्टूडेंट मॉडल के अंदर यहाँ पे ओवरराइड किया है फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में फ्लुएंट एपीआई का कोड लिखते हैं। ये सबको समझ गया कि लिखना कहाँ पे है, कॉन्टेक्स्ट में जाके फंक्शन ओवरराइड करना है। देखो अभी ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बता देता हूँ लिख के कि कैसे लिखना है मेरे को। कंट्रोल के सी, यहां पे आना है, तुमको लिखना है ओवरराइड, ये लिखे ओवरराइड, लिख के इंटर जैसी मारोगे ना तो जितने ओवरराइड होने वाले फंक्शन है ना वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब जितने भी वर्चुअल फंक्शन है ना वो यहाँ पे तुमको दिखने लगेंगे। दिख रहा है, ये सब वर्चुअल फंक्शन है, क्योंकि ओवरराइड लिखने के बाद लिस्ट में कौन सा फंक्शन आएगा, हमेशा वर्चुअल फंक्शन आएगा। मेरी बात समझी मैं क्या बोला, क्या क्या बोल रहे हो, लिख सकते हो तुम अलग से क्लास में, लेकिन उसको कॉल आगे यही करना पड़ेगा। वो तो तुम मतलब वो तो सेपरेशन की बात हो गई ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फ्लुएंट एपीआई बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा तुमने मॉडल्स अलग अलग तुमको मॉडल्स के लिए करना है, तो एक सेपरेट क्लास में लिखो, फंक्शन को कॉल करो यहाँ पे। उसमें वो तो तुम्हारे ऊपर है, जितना तुमको सेपरेशन करना है। जैसे अभी हम लोग ऑटो फैक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या की है, सेपरेट जगह एक डाल दिए फिर उसको कॉल कर लिए वहां पे, लेकिन वो कॉल तो बेसिकली ग्लोबल डॉट एसएक्स के अंदर से ही होता है, और मतलब वहां भी लिखोगे तो चलेगा। सेपरेट लिखने में खाली क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाली चीज रहती है कि लाइक ऑल फ्लुएंट एपीआई एक जगह हो गया, ऑल ऑटोफैक्ट कॉन्फ़िगरेशन एक जगह हो गया, ऑल ऑटोमैपर कॉन्फ़िगरेशन एक जगह हो गया, ऑल राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन एक जगह हो गया। जैसे राउट तो ग्लोबल डॉट एसएक्स से ही कॉल होती है, लेकिन हम लोग लिखते हैं उसको राउट कॉन्फ़िग के अंदर, लेकिन बेसिकली कॉल तो वही हो रही है, तो उसको वहां भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ऑन मॉडल की रेटिंग में जाके इंटर मारा तो देखो ये पूरा ऐसा फंक्शन बना हुआ आ जाए। फिर इसके बाद अगर तुमको चलाना है तुम्हारा कोड तो यहाँ लिखो, इससे पहले चलाना है तो यहाँ लिखो, और इसको हटा देना है तो मतलब वो कोड नहीं चलना चाहिए तो इसको हटा दो। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इससे पहले चलाना है, तो क्या कैसे करना है वो यहाँ चीज आगे आएगी। तो जो ये है क्या बोलते हैं अपना फ्लुएंट एपीआई, फ्लुएंट एपीआई जो है वो यू कैन यूज डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट भी, मतलब तुम यूज कर सकते हो। डेटा एनोटेशन मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उससे भी तुम बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि टेबल का नाम बदलना है तो मैं बताया था टेबल करके एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, याद है किसी को, टेबल टेबल मतलब मेरे को मैंने मॉडल बनाया है प्रोडक्ट नाम का और मेरे को टेबल बनाना है टीबीएल प्रोडक्ट, तो मैं क्या करता था टेबल नेम करके एक एट्रीब्यूट है उसको डाल देता था, तो वो भी फ्लुएंट एपीआई जैसा ही काम करता है सेम, लेकिन वो डेटा एनोटेशन का तरीका है और ये फ्लुएंट एपीआई है। इसके अंदर ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे प्रोजेक्ट का जो नेचर है, अभी ये क्या होता है अपने एंटिटी फ्रेमवर्क में से जितना भी डेटाबेस बनता है वो डेटाबेस का जो स्कीमा बनता है वो स्कीमा का नाम रहता है डीबीओ। कभी नोट किए हो, अभी स्कीमा बोलते किसको है, वो तो हो गया मतलब एसक्यूएल सर्वर में स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है यूजर, मतलब जो यूजर को एक स्पेस मिलती है ना, मतलब जैसे फहद यूजर आया तो फहद यूजर को एक स्पेस मिलती है कि तू अपना टेबल इसके अंदर बनाएगा, तो वो स्पेस का नाम रहता है स्कीमा।
हाँ, डीबीओ डीबीओ जो है डिफॉल्ट स्कीमा ही है। डीबीओ जो है वो बेसिकली डिफॉल्ट स्कीमा है, लेकिन तुम अगर लाइव प्रोजेक्ट्स में देखोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल के बेस पे स्कीमा अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि अभी अपने ई कॉमर्स की मैं बात करूं, तो जितना सेल वाला मॉडल रहेगा, सेल वाला टेबल रहेगा, वो सेल स्कीमा के अंदर जाएगा। जितना प्रमोशन वाला रहेगा वो प्रमोशन में जाएगा। जितना प्रोडक्ट वाला रहेगा वो प्रोडक्ट कैटलॉग नाम का एक स्कीमा बनेगा, उसके अंदर जाएगा। तो इससे क्या होता है, डेटाबेस में भी सेपरेशन हो जाता है। मतलब एक सब टेबल एक जगह नहीं जमा होता है, क्योंकि अपना जब बड़ा प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें मतलब दो दो तीन तीन हजार टेबल रहता है। दो दो तीन तीन हजार, बोलो 100 नहीं, दो दो तीन तीन हजार टेबल्स होते हैं। तो फिर उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। अभी तुम काम कर रहे हो सिर्फ प्रोडक्ट कैटलॉग के प्रोजेक्ट पे, ठीक है, और ये काम कर रहा है लेट्स से प्रमोशन में, तो तुम्हारे यूजर को खाली प्रोडक्ट कैटलॉग का एक्सेस देंगे तो तुमको खाली उतना ही टेबल दिखेगा। इसको खाली प्रोडक्ट कैटलॉग का देंगे तो उसको खाली उतना ही दिखेगा। उसको खाली प्रमोशंस का देंगे तो उसको खाली प्रमोशंस के टेबल दिखेंगे। तो स्कीमा लेवल पे एक्सेस देते, तो स्कीमा एक है, एक स्पेस बन जाता है यूजर के लिए कि ये स्पेस में तू काम करेगा। तो अभी एंटिटी फ्रेमवर्क में जब तुम कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो डिफॉल्ट स्कीमा जो रहेगा ना एंटिटी फ्रेमवर्क का, वो ले लेगा। और वो डिफॉल्ट स्कीमा एंटिटी एसक्यूएल सर्वर का कौन सा रहता है, डीबीओ रहता है। यहाँ पे अगर तुम आओगे तो दिखेगा, ये देखो, ये दिख रहा है। हर टेबल के नाम के आगे उसके स्कीमा का नेम आता है। तो मैं चाहता हूं कि जो टेबल सेल्स के लिए बन रहा है वो सेल्स डॉट करके बने, जो टेबल प्रमोशन के लिए बना है प्रमोशन। तो मेरे को अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट बिहेवियर को इनहेरिट करना है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो ये डिफॉल्ट स्कीमा वाला। तो ऐसा एक फंक्शन रहेगा। कैसे कोड लिखना है वो मैं बताता हूँ। तो ऐसे देखो, बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो इसमें ना 3 लेवल डिवाइड है। एक तो मॉडल लेवल का है, मतलब मॉडल लेवल पे जो प्रॉपर्टी जो फंक्शन यूज होंगे वो है। एक तुम्हारा एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो एंटिटी रहती है वो एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन है। और एक जो तुम्हारा प्रॉपर्टी लेवल पे, मतलब एक मॉडल बना दिया, मॉडल की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे काम करना है, तो प्रॉपर्टी लेवल के ऊपर ये है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का नाम है आईडी, लेकिन बनना चाहिए अंदर जाके कोई और नेम। तो उसके लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन है। अभी ये यहाँ पर, हाँ इतना ही है, 3 डिवीजन है उसका। या तो तुम मॉडल लेवल पे करो, या तो तुम कॉन्टेक्स्ट की एंटिटी लेवल पे करो, या तो तुम प्रॉपर्टी लेवल पे करो। तीन ही जगह तो चेंज आएगा। जब तुम मॉडल लेवल पे करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, मॉडल लेवल पे करोगे तो उसका चेंजेस टेबल नेम में दिखेगा। जब तुम एंटिटी लेवल पे करोगे तो उसका चेंजेस रिलेशन में दिखेगा, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेन, ये होता है ना सब। तो ये एंटिटी लेवल पे हो गया। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मतलब होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेन, ये सब। और थर्ड आ गया तुम्हारा प्रॉपर्टी लेवल पे। प्रॉपर्टी लेवल पे करोगे तो उसका इंपैक्ट कहां दिखेगा, कॉलम पे। तीन ही जगह डेटाबेस में इंपैक्ट आएगा ना। एक तो तुम्हारा आएगा टेबल पे, दूसरा तुम्हारा आएगा रिलेशन में, मतलब 2 टेबल को जोड़ने के लिए प्राइमरी की, फॉरेन की, और तीसरा तुम्हारा आएगा एक स्पेसिफिक कॉलम पे। कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का कंस्ट्रेंट चेंज करना है, कॉलम की डेटा जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम लोग कभी ध्यान दिए भी कि नहीं, अगर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, अगर मैं स्ट्रिंग लिया तो बाय डिफॉल्ट वो वर्कर क्रिएट कर देता है, बराबर। अभी मैं यहाँ पे और डिफॉल्ट तुमको दिखा देता हूँ अपना डेटाबेस में जाके। यहाँ पर ये टेबल में गया मैं, और अपना प्रोडक्ट इमेज ले लेता हूँ, इसके डिजाइनर में जाता हूँ। अब यहाँ पे आके क्या कर दिया इसने, इमेज यूआरएल एन वर्कैब ले लिया खुद से। ये तो इसने खुद से ले लिया। अब तुम्हारा तुम्हारा क्लाइंट बोल रहा है कि क्योंकि तुम्हारा डेटाबेस कोई और टीम भी यूज कर रही है, बीआई वाले यूज कर रहे, वो लोग बोल रहे हैं ये मैक्स फिक्स नहीं चलेगा, इस पे लेंथ चाहिए। जब तुमको पता है इमेज यूआरएल इतना ही बड़ा आएगा, ऑल टेक्स्ट में 100 कैरेक्टर ही आएगा, तो तुम मैक्स क्यों लेके रखते हो। तो इन दैट केस तुमको वो बिहेवियर को ओवरराइड करना पड़ेगा। वो बिहेवियर को ओवरराइड करने के लिए तुम क्या करोगे, प्रॉपर्टी लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। समझ में आया क्या।
अगर वो आके बोलता है कि लाइक मेरे को ये डीबीओ इसके प्रोडक्ट इमेजेस टेबल डीबीओ स्कीमा में नहीं जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैटलॉग स्कीमा में जाना चाहिए, तो इन दैट केस तुम लोग क्या करोगे, मॉडल लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। फिर वो आगे बोलता है कि यहाँ पे ये वन टू मैनी रिलेशनशिप क्यों क्रिएट हो रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की बनना चाहिए यहाँ पर। तो इन दैट केस तुम क्या करोगे, एंटिटी लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। मतलब मेरे को समझ में आएगा ना कि मेरे को करना क्या है डेटाबेस में। मैं भले से एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, मेरे को एसक्यूएल सर्वर में जाके कुछ करना नहीं है, लेकिन मेरे को एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क से क्या करवाना है। मतलब प्राइमरी की, अगर तुमको प्राइमरी की ही नहीं पता रहेगी तो तुम यहाँ पे आके क्या करोगे। जब तुमको पता है कि प्राइमरी की कोई तरीके से बनती है तो तुम भी एंटिटी फ्रेमवर्क से बनवाओ, इंस्टेड बैकएंड में जाके बनाने के बदले, बैकएंड में जाके टेबल नेम बदलने के बदले, बैकएंड में जाके न्यू कॉलम ऐड करने के बदले तुमको कहां से उसको चेंज करवाना है, फ्लुएंट एपीआई से। तो फ्लुएंट एपीआई का यूज बहुत होता है। मतलब तुम लाइव प्रोजेक्ट देखोगे ना, कोई भी एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड फर्स्ट का लाइव प्रोजेक्ट देखोगे तो उसमें फ्लुएंट एपीआई तुमको बहुत यूज मिलेगा। उन लोग क्या करते हैं, पूरा जो ईआर डायग्राम आता है ना, वन टू मैनी रिलेशनशिप और वो सब पूरा फ्लुएंट एपीआई में लिखते हैं। क्या वही है भाई, वही है। ये जो इंटरफेस है ना, इसको असर्शन भी बोलते हैं वो लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को डीबीओ स्कीमा नहीं चाहिए, डिफॉल्ट स्कीमा मेरे को चेंज करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे आया मैं, ये मेरा मॉडल लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं यहाँ पे लिखा मॉडल बिल्डर डॉट डिफॉल्ट हैज डिफॉल्ट स्कीमा करके मैं डाल दिया यहाँ पे सेल्स। तो अब ये क्या करेगा पता है, डीबीओ लेना स्टार्ट नहीं करेगा, जो भी टेबल बनाएगा उसके आगे सेल्स लेगा। ऐसा करना नहीं है मेरे को अपने प्रोजेक्ट में, ऐसा कुछ अपने को जरूरत नहीं है। जस्ट एक एक ये एक लाइन का कोड ऐड करने से क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा जो है वो टेबल चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें कंडीशन भी डाल सकते हैं, लाइक टेबल का नेम अगर सेल्स से स्टार्ट हो रहा है तो सेल्स स्कीमा में जाना चाहिए। टेबल का नेम अगर, तो वो करंट टेबल जो ऑन मॉडल क्रिएटिंग जो है वो करंट टेबल के लिए यूज करोगे। तो मॉडल बिल्डर, हर मॉडल बिल्डर जो है ना वो हर एंटिटी के लिए कॉल होता है घड़ी घड़ी। जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम बनता है तो हर एंटिटी के लिए कॉल होता है, तो उसके लिए तुम कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन वैसा करना होता नहीं है हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट स्कीमा बना लेते हैं और स्कीमा बना के यहाँ पे नेम डाल देते हैं। तो ये अपने को करना नहीं है, ये जस्ट एक, ये यहाँ पर इसने बताया था ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा ये है, टेबल का नाम बदलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे लिया स्टूडेंट और क्लाइंट बोल रहा है स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल बनाओ, तो तुम क्या करोगे, एक अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, एंटिटी लेवल की होगी। तो जो जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जो जो मतलब ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेगा, मतलब डेटाबेस लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए तुम डायरेक्ट मॉडल बिल्डर लिखोगे। लेकिन अगर तुमको एंटिटी लेवल पे काम करना है तो तुम लिखोगे मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, और एंटिटी में यहाँ पे आके एंटिटी का नाम डाल दोगे। तो मेरे को अभी लेट्स से प्रोडक्ट के लिए काम करना है, तो ये प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मेरे को क्या करना है, तो ये यहाँ पे आएगा कि इसके लिए ये नाम का इंडेक्स बनना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं लिखा डॉट टू टेबल, और प्रोडक्ट टेबल की जगह मैं यहाँ पे लिख दिया टीबीएल प्रोडक्ट। तो अब वो क्या करेगा, ये वाले मॉडल के लिए जो टेबल का नाम बनाएगा वो ये बनाएगा, ना कि प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। जो हम लोग ओवरराइड किए है डिफॉल्ट बिहेवियर को, तो वो ये टेबल का नाम ही क्रिएट करेगा। ऐसी भी जरूरत बहुत कम पड़ती है, मैं तुमको ये भी बता दूं। और वो कोई एक आध टेबल जो है कहीं पे यूज होते रहता है, मतलब कहीं पे, मतलब बीआई वाले उन लोग को यूज किया रहता है, उन लोग के क्वेरी में उन लोग टेबल का नाम कोई कन्वेंशन यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आता है आर्किटेक्ट लोग की गलती की वजह से। जब प्रोजेक्ट बनता है ना तो आर्किटेक्ट सब टीम को लेके बैठता है, तो वो बोल देता है कि प्रोडक्ट नाम का टेबल रहेगा तो तुम लोग भी प्रोडक्ट नाम का ही बनाओगे। तो स्टार्टिंग से वही चलता है, एंडिंग में जाके ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। तो वो लोग भी वही डॉक्यूमेंट फॉलो करके टेबल बनाते हैं, और ये लोग भी वही डॉक्यूमेंट फॉलो करके टेबल बनाते हैं। तो स्टार्टिंग से एक वो होता है, और जब मॉडल बनने लगता है ना तभी उसके ऊपर टेबल एट्रीब्यूट डाल के टेबल का नाम लिख देते हैं 90% प्लेसेस पे। और ज्यादातर प्रोजेक्ट में जो डिफॉल्ट एंटिटी फ्रेमवर्क नेमिंग कन्वेंशन देता है वो सुपर नेमिंग कन्वेंशन है, वही यूज होता है। मतलब मॉडल के नाम के हिसाब से जो टेबल बनता है वो, तो वो यहाँ पे किया है।
अब ये टू टेबल देखो, टू टेबल का दो फॉर्म दिखा हुआ है। इसको कोलैप्स करता हूं मैं। कहां गया? हाँ, ये दो फॉर्म है देखो, एक में तुमको सिर्फ टेबल नेम पास करना है और एक में टेबल नेम विद स्कीमा नेम। अभी स्कीमा समझ गया ना, जो उसके आगे डॉट से पहले आएगा वो। तो अगर तुमको एक पर्टिकुलर टेबल को भी कल ही दूसरे स्कीमा में डालना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे सब टेबल डीबीओ में बना और ये एक टेबल सेल्स में बना, क्योंकि ये सेल्स वाला जो है बीआई टीम एक्सेस करने वाली है और सेल्स स्कीमा को बीआई टीम का एक्सेस, सेल्स स्कीमा को पे एक्सेस बीआई टीम का भी है, ताकि वो टेबल उनको अवेलेबल हो जाए। ऐसा ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। तो एक आध टेबल को हमको मूव करना पड़ता है कोई दूसरे स्कीमा में, तो उसके लिए ये वन लाइन का कोड तुम ऐड करोगे। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट में बीआई टीम और मल्टीपल टीम काम कर रही है तो वो केस में आता है। ये देखो प्रॉपर्टी मिला के पी बनाया है। अभी इसमें हम लोग का प्रोजेक्ट में क्या काम है वो मैं बताऊँ, वो ऑलरेडी मैं कोड किया हूं वैसे। यहाँ पे ये जो नीचे ये सब जो वो मैं ढूंढ रहा हूँ है किधर। ये तो की डिफाइन करने के लिए ठीक है। देखो टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बोला था ना, जैसे टाइप जो बन रही है वो टाइप कॉन्फ़िगर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो है वो डेट टाइम क्रिएट होता है, लेकिन मेरे को डेट टाइम 2 बनाना है। बाय डिफॉल्ट जो है वो एन वर्क एर क्रिएट हो रहा है, लेकिन मेरे को वर्क एर बनाना है, उसकी एक कुछ साइज लेना है। बाय डिफॉल्ट जो है कोई कॉलम जो है प्रॉपर्टी नंबर, मतलब तुम कहीं भी उसको लिखो लेकिन वो लास्ट कॉलम बनना चाहिए या फिफ्थ कॉलम बनना चाहिए। तो उसका ऑर्डर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं और उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो ये कोड से तुम लोग को जो चेंज करना है तुम चेंज करोगे, माइग्रेशन मारोगे वो चेंज हो जाएगा वहां पर। ये नल कंस्ट्रेंट का है देखो ये। तो नल कंस्ट्रेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इज ऑप्शनल डाला तो वो क्या हो जाएगा, नॉट नल, मतलब नल वैल्यू नहीं, सॉरी, नल हो जाएगा, नल हो जाएगा। और मैं इज रिक्वायर्ड डाला तो नॉट नल सेट हो जाएगा, मतलब डेटाबेस की लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं। ये देखो मैक्स लेंथ यहां से सेट कर दिया, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैक्स लेव है, वो बोल रहा है 100 कैरेक्टर चाहिए, तो मैक्स लेंथ सेट कर दिया तो मैक्स लेंथ ये हो जाएगी। तो जो चीज हम लोग वहां पे एनोटेशन से करते थे ना, स्ट्रिंग लेंथ, टेबल नेम, कॉलम नेम, एट्रीब्यूट से जो हम लोग करते थे ना, वो चीज हम लोग यहाँ पे फ्लुएंट एपीआई से, लेकिन फ्लुएंट एपीआई बेटर कंट्रोल देता है एज कंपेयर टू एनोटेशन। क्योंकि वहां देखो तुम प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप वहां भी बता सकते हो, एट्रीब्यूट से भी बता सकते हो। तुम मैक्स लेंथ, प्रॉपर्टी टाइप, डेटा टाइप, ये जो है ना तुम एट्रीब्यूट से भी बता सकते हो। समझ में आया क्या? तो हर चीज जो यहाँ से होगी ना वो एनोटेशन से भी हो जाती है, वो पहले ही उसने ट्यूटोरियल में पहले ही बोल दिया। लेकिन अगर तुमको एनोटेशन यूज नहीं करना है तो फ्लुएंट एपीआई तुम यूज करो। ये करेंसी कॉलम सेट करने के लिए। तो ये जो ट्यूटोरियल है एक बार देख लेना जाके कि इसमें क्या क्या फंक्शन है क्या नहीं। मैं अभी अपने काम वाली चीज निकाल रहा हूं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो अपने को रिलेशनशिप बनाना है। पहली रिलेशनशिप 1 to 1 रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 to 1 या
1 to 0 का मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें नहीं भी रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वो स्टूडेंट है, ये रिलेशन है। तो ऐसा अगर मतलब मैं तुमको ऐसा बोलूं कि एवरी डिपार्टमेंट कम से कम एक स्टूडेंट कंटेन करेगा ही करेगा, तो ये रिलेशन हुआ 1 to 1। लेकिन मैं बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट में कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा, तो ये हो गया 1 to 0 और 1, ठीक है। लेकिन एक ही, हाँ, लेकिन एक मतलब एक में एक ही रहेगा ऐसा। अब अगर मैं बोल दिया कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 to मैनी हो गया। और अगर मैं ऐसा बोल दिया कि एक डिपार्टमेंट में हो सकता है एक भी ना हो, एक भी हो और मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 to 0 to मैनी। मतलब उसमें 0 वर्ड क्यों डाला है कि ऑप्शनल बताने के लिए, तो वो ऑप्शनल का यहाँ पे एक वो आता है, इज रिक्वायर्ड करके एक, ये देखो ये ऐसा आता है विथ रिक्वायर्ड करके। तो देखो यहाँ पे कैसा रिलेशन क्रिएट किया, तो ये रिलेशन किसकी बात कर रहा है, 1 to 1 बोलेंगे हम लोग, 0 नहीं बोलता हूं मैं फिलहाल, मतलब वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है 0 से इसके लिए। तो 1 to 1 रिलेशनशिप जो आएगी वो कैसे क्रिएट होगी, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक टेबल लिया है स्टूडेंट और एक टेबल लिया है स्टूडेंट एड्रेस। एवरी स्टूडेंट का एक एड्रेस रहेगा इसके केस में, तो ये 1 to 1 हुआ, ये 1 to 1 हुआ। तो देखो इसने क्या किया है, स्टूडेंट एड्रेस लिया, स्टूडेंट एड्रेस में वर्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट किया स्टूडेंट की, तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, नेविगेशनल प्रॉपर्टी हो गई। सेम हम लोग भी यही किए। और स्टूडेंट के अंदर आया, स्टूडेंट ने भी एक लिस्ट नहीं लिया, लिस्ट नहीं है, एक एड्रेस, तो हर स्टूडेंट का एक एड्रेस और हर एड्रेस पे एक स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 to 1। अब अगर मैं बोलता एक स्टूडेंट का 4 एड्रेस भी हो सकता है, तो मैं यहां क्या लगा देता, लिस्ट, तो ये हो जाता 1 to मैनी। ये मेरे ख्याल से समझ गया रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया है वो देखो, तो ये यहां पे कैसे कॉन्फ़िगर किया है इसने, यहां पे एक आईडी कॉलम ले लिया, कहां पर, फॉरेन की क्यों लिखा है, अरे हाँ, स्टूडेंट एड्रेस आईडी, ये तो इसका ही आईडी है, ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की रहेगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए था, ये गलत है, ये यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस मॉडल, उसका आईडी फॉरेन की के अंदर लिखा है स्टूडेंट, तो इससे फॉरेन की यहाँ पे लिया। A student can save without student address, but student address cannot be saved without student entity। यही प्रॉब्लम अपना होगा, चाइल्ड जो एंटिटी है वो पैरेंट एंटिटी के बगैर इंसर्ट नहीं होगी, नहीं रहेगा तो वो बना देता है नया। हाँ, तो इसको इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर ये वाली रिलेशनशिप है, तो मैं सबसे पहले जो पेरेंट एंटिटी है ना उसको सेलेक्ट करूंगा, तो भी हम अपने केस में क्या है, अपने केस में है, मैं ये सबको हटा देता हूं। अपने केस में पेरेंट एंटिटी है प्रोडक्ट, सबका ही पेरेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट बुलेट, प्रोडक्ट टाइटल, जो भी है प्रोडक्ट। तो पेरेंट एंटिटी है उसको तुम सेलेक्ट करोगे। अब उसके बाद क्या करना है तुमको, हैज ऑप्शनल करके, अगर तुमको कोई ऑप्शनल जैसे कि इमेज नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, तो यहां पे मैं आया डॉट हैज ऑप्शनल
प्रोडक्ट इमेज। अभी देखो इसका लिखने का दो तरीका है, या तो यहां तुम एंटिटी बता दो और इसको डायरेक्ट कॉल करो, या फिर इसको कट करके एक सच दैट डॉट प्रोडक्ट इमेज, दोनों तरीके से लिख सकते हो तुम। एक तरीके जो पहला तरीका है वो जेनरिक वाला है, और दूसरा तरीका जो है वो एरो फंक्शन वाला है, मतलब तुम्हारा लैम्डा एक्सप्रेशन वाला है। तो अब ये क्या हो गया, ये एंटिटी जो है इसके अंदर ऑप्शनल हो गई। अगर मैं प्रोडक्ट इमेज, कोई प्रोडक्ट के लिए इमेज नहीं भी डालूंगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन क्या बोला है इसमें, रिक्वायर्ड क्या रहेगा, रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, तो वो खुद को ही रिक्वायर्ड डाला है, स्टूडेंट रिक्वायर्ड डाला, मार्क स्टूडेंट प्रॉपर्टी एज ए रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट एड्रेस। ये रॉन्ग किया है यार, क्या क्या घान किया क्या मैंने। तो ये इतना समझा क्या क्या है ये ऑप्शनल सेट करने का, तो ये सेट कर दिया मैं। अभी देखो मैं यहाँ पे ना पूरा इसका करके रखूं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर हैज मैनी कॉल किया मैंने, हैज मैनी मतलब वन टू मैनी वाला हो गया, तो हैज मैनी ऑर्डर डिटेल्स। तो एक ऑर्डर में मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स हो सकती है विथ रिक्वायर्ड विथ। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन एक्चुअल में जो इंसर्शन को रोकेगी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में कैसा होता है कि मैं चाइल्ड एंटिटी मारा तो ऊपर पेरेंट एंटिटी जो है वो कास्केडिंग करके डाल देता है। तो वो कास्केडिंग को अगर तुमको रोकना है तो तुम क्या करते हो, ये लाइन ऐड करते हो, विल कास्केड ऑन डिलीट। ट्रू किया तो क्या करेगा, ऐड करेगा। फॉल्स किया तो क्या करेगा, नहीं ऐड करेगा। यानी अगर मैं पेरेंट एंटिटी डिलीट कर दिया तो ऑल चाइल्ड डिलीट हो जाना चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है उसमें 5 स्टूडेंट है, तो वो डिपार्टमेंट डिलीट किया तो वो 5 स्टूडेंट भी उड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कास्केड डिलीट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कास्केड डिलीट। कास्केड डिलीट अगर तुम ट्रू रखोगे तो पेरेंट एंटिटी उड़ाओगे तो चाइल्ड एंटिटी भी उड़ जाएगी। और कास्केड डिलीट तुम हाँ कास्केड डिलीट ट्रू रख के तुम चाइल्ड एंटिटी इंसर्ट मारोगे तो पेरेंट एंटिटी भी इंसर्ट हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कास्केड डिलीट को कर देंगे फॉल्स। कास्केड डिलीट को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। कास्केड डिलीट को फॉल्स करने से क्या होगा कि चाइल्ड एंटिटी इंसर्ट करने से पेरेंट एंटिटी इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग में वैल्यू देगा वो मैप हो जाएगी। देखो यहां पे मैंने वही किया, ऑर्डर डिटेल्स में जो है प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद यहां पे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी विल कास्केड ऑन डिलीट फॉल्स। तो ऑर्डर डिटेल के इंसर्ट करने पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी क्या होता था, ऑर्डर डिटेल डालते हुए तो प्रोडक्ट बन जाता था, ऑर्डर डिटेल इंसर्ट करने पे एक एक प्रोडक्ट बनते जा रहा था, अगर याद होगा तो ये नहीं बनना चाहिए। तो ये मैं ऑलरेडी किया था, मतलब मैं वीकडेज में बैठा था तो सर्च कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं ऑलरेडी कोड कर दिया था यहाँ पे। बस तुम लोग एक्सप्लेन करना था कि ये एक्चुअल में चलता कैसे है, तो ये यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। और ये चीज है ना, ये चीज अगर तुम, जैसे तुमको पूरा कंसेप्ट समझ गया लेकिन तुमको फंक्शन का नाम याद नहीं है, ऐसे प्लेस पे तुम चैट जीपीटी को यूज करो, ऐसे प्लेस पे तुम चैट जीपीटी को यूज करो। चैट जीपीटी को ऑन मॉडल क्रिएटिंग का कोड दो और उसको बोलोगे आई वांट प्रोडक्ट एंटिटी, आई डोंट वांट टू इंसर्ट parent entity on insertion of child entity in this scenario. My child entity name is this, my parent entity name is this, and my existing code is this. देगा उसको दो, फिर वो तुमको एकदम प्रॉपर कोड देगा। हम लोग क्या करते हैं, सीधा कुछ भी लिख के मारिए, वो कुछ भी देता है, फिर उठा के डालते हैं, फिर वो गलत होता है, फिर उसको हटाते हैं, फिर दूसरा वाला गलत डालते हैं, फिर तीसरा वाला गलत डालते हैं, तो मालूम है पहला वाला सही था। तो वो मतलब एकदम, अभी मैं जो चैट जीपीटी को मैं भी बहुत यूज करता हूँ चैट जीपीटी, तो मैं एकदम डिटेल में देता हूँ उसको कि मेरा एक मॉडल है, ये मॉडल का नाम ये है, दूसरा मॉडल है, ये मॉडल का नाम ये है, फिर इसमें ये मेरे को करना है, मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन पे ये जाना चाहिए, ये कंडीशन पे ये जाना चाहिए, तो एकदम प्रॉपर। और ये भी लिख देता हूँ डॉटनेट का मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, समझे क्या। मैं डॉटनेट का, क्योंकि वो कभी कभी खाली डॉटनेट या सी शार्प लिखो ना तो डॉटनेट कोर का कोड देता है। अब वो डॉटनेट कोड तुमको समझेगा कैसे वो कोड है, अगर इतना समझने आते तो खुद से कोड नहीं लिख लेते क्या, ये भी तो बात है। तो उसको ईच एंड एवरीथिंग बताओगे, मैं डॉटनेट फ्रेमवर्क का ये वर्जन यूज कर रहा हूँ, सी शार्प ये यूज कर, मेरे प्रोजेक्ट में ये सी शार्प यूज हो रहा है, मेरे को इसका कोड चाहिए, तो तुमको प्रॉपर कोड निकाल के देगा। जितना तुम डिस्क्रिप्टिव लिखोगे उतना ज्यादा देगा। एक आध अभी एग्जाम्पल रहेगी इसके अंदर,
हाँ ये देखो ये है एकदम, देखो कैसे लिखा मैं, इन ऑटोमैपर आई वांट टू असाइन फील्ड फ्रॉम टू सोर्स कॉलम बेस्ड ऑन कंडीशन, और उसके बाद लिखो डेस्टिनेशन कॉलम इज ए एंड टू सोर्स कॉलम इज बी एंड सी। ये क्यों ऐसा करके लिखा पता है, अभी बाद में मैं ए बी को रिप्लेस कर लूंगा कोड में, तो मैं उसको बोला कि मेरा ये दो कॉलम है बी और सी, एक सोर्स कॉलम है ए, अगर बी प्रेजेंट नहीं रहेगा देन असाइन सी, और फिर उसको ये भी लिख दिया कि मेरे को कोड कौन से फंक्शन से चाहिए, तो यूजिंग फॉर मेंबर से चाहिए, तो उसने यहाँ पे देखो फॉर मेंबर का पूरा कोड निकाला, यहाँ पे दिया। अब ये लाइन में उठाया मेरे प्रोजेक्ट में पेस्ट किया, एबीसी को रिप्लेस कर लिया, कोड चल गया। तुम एकदम ऐसा ब्लाइंडली पेस्ट नहीं कर सकते चैट जीपीटी से। मतलब मैं ये जो तुमको बताया ना, ये एक लाइन ही मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, ये नहीं किया हूं मैं डेस्टिनेशन, क्योंकि ये तो मेरे प्रोजेक्ट में मेरे मॉडल का नेम कुछ और होगा ना, क्या रहेगा वो तो जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा, तो मैं सिर्फ ये वाली लाइन पेस्ट किया। ए की जगह पे जो मेरा टास्क में सोर्स कॉलम था वो, बी की जगह जो मेरे टास्क में सोर्स कॉलम था वो, सी की जगह, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको बता दिया ना मेरा सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, ए बी सी ये तो मैं ही बनाया हूँ ना, मेरे को मालूम है ना ए की जगह क्या डालना है, बी की जगह क्या डालना है और सी की जगह क्या डालना है, डाल के रिप्लेस कर दिया, कोड चल गया। और एकदम वो मतलब 10 मिनट के अंदर पूरा काम भी हो गया पूरा। अभी मैं उसको ढूंढते रहता ना, तो मैं ढूंढते रह जाता ये कंडीशन कैसे लिखना है, ऑप्शनल फ्रॉम मेंबर क्या करना है, ये करना है, कौन सा फंक्शन रहेगा, एक एक फंक्शन ढूंढना पड़ता, मैप फ्रॉम फंक्शन ढूंढना पड़ता, तो वो सब ढूंढने से अच्छा ये है कि पूरा काम हो जाता है। तो तुम इस फ्लुएंट एपीआई के केस में अगर उसको बोलोगे कि मेरा एक प्रोडक्ट टेबल है और मेरा एक प्रोडक्ट इमेज टेबल है, बोल के देख लेते ना, चलो। और इसका क्या था, पेरेंट टेबल हो गया, चाइल्ड टेबल हो गया। देखो हैज मैनी विद रिक्वायर्ड, हैज फॉरेन की पीआई डॉट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे क्या कर दिया, वन टू मैनी कास्केट डिलीट कन्वेंशन, इसको रिमूव कर दिया। ये भी डाल के अपना काम हो जाएगा, ये तो पूरा ही डिसेबल कर देगा। डिसेबल कास्केडिंग इंसर्ट्स ऑप्शनल वर इंश्योर पेरेंट इज नॉट इंसर्टेड, यही डाल के अपना पूरा प्रोजेक्ट में काम हो जाएगा, ये एक लाइन से कुछ नया बता दिया। तो देखो ये कॉन्फ़िगर वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप में हैज मैनी यूज किया, विथ रिक्वायर्ड यूज किया, फॉरेन की किसको लेना है, प्रोडक्ट आईडी को लेना है, ये बना के दे दिया इसने यहाँ पर, और ये दोनों इसका मॉडल है।
तो ये उठा के पेस्ट कर दो, तुम्हारे मॉडल के हिसाब से रिप्लेस कर दो। तो कोई वो मतलब बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये मैं डाल के देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट में काम हो रहेगा। ये एक नई चीज लग रही है मेरे को। अभी बीच में चैट जीपीटी क्या किया था पता है? मैं ना कुछ दिन पहले उसको एक कोड दिया था, मतलब मैं मेरे प्रोजेक्ट का उसको एक कोड दिया था कि मेरे को इसको ऑप्टिमाइज करके चाहिए, और मैं उसमें अपना कमेंट ऐड किया था, मेरे को याद था मैं क्या कमेंट डाला हूँ, तो मैं डाल के दिया था। फिर एक डेढ़ हफ्ते के बाद है ना, मेरे को वही कोड के अंदर कुछ लगा, मतलब कुछ तो चेंज लगा, मैं उसको वापस दिया कि ये कोड में चेंजेस करके दो। तो उसने क्या किया, मेरे को पूरा कोड भेजा। मतलब मैं जैसे ऊपर 10 लाइन का कोड था, तो मैं ऊपर पहले जो डाला था ना, ऊपर की 5 लाइन ऑलरेडी उसको बताया था, सॉरी नहीं, पूरा फंक्शन में उसको पहले बताया था कि ये मेरे को करने का है ऑप्टिमाइज। ठीक है, फिर 10-15 दिन के बाद की बात है, 10-15 दिन के बाद ना वो फंक्शन की नीचे की 4 लाइन में उसको दिया, उसमें कुछ चेंज मांगा। तो उसने क्या किया पता है, मेरे ही कोड का पूरा फंक्शन भेजा। और मैं मेरे को समझा कैसे कि वो मेरा ही कोड है, उसमें मेरा कमेंट भी था। जो कमेंट मैं डाला था ना कोड में, अपने को याद रहता ना मेरे प्रोजेक्ट में कौन सा कमेंट है, वो एज इट इज कमेंट आंसर में आया। किसको समझा मैं क्या बोला? मतलब वो अपना कोड लेके स्टोर करके रखता है, बाद में अपने को ही देता है वो। मतलब ये मैं अपना खुद का वो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके साथ। क्या चैट सेव होती है अलग बात है, उसने वही मतलब मैंने उसको डाला ना, तो उसको रिलेवेंट मिला सबसे करीब में, तो उसने मतलब मैं खाली 4 लाइन डाला, उसने पूरा फंक्शन दे दिया मेरे को बना के। और जो फंक्शन दिया ना, उसके अंदर जो मैं कमेंट डाला था ना, मतलब मैं खुद से एक कमेंट ऐड किया था मेरे प्रोजेक्ट में, तो वो कमेंट आईडी के साथ में आया। मतलब तुम अपने प्रोजेक्ट का कोड डालोगे तो वो एक्सपोज होके कहीं भी जा सकता है, और तुमको जॉब से निकाल सकते हैं अगर वो कोड बहुत सिक्योर रहेगा तो। ये वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल के, चलो एक काम कर, यही वाले को यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये मैं क्या किया, ये एक लाइन ऐड किया हूँ, वन टू मैनी कास्केट डिलीट कन्वेंशन ऑफ करने का एक तो कुछ चैट जीपीटी दिया है। अगर ये चल गया तो अपने को इतना रिलेशनशिप एक एक करके लिखना नहीं पड़ेगा। लिखा तो है यहाँ पे, कास्केडिंग इंसर्ट ऑप्शनल बट इंश्योर पेरेंट इज नॉट इंसर्टेड। नहीं, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा। हम्म हम्म देखो ऑलरेडी ऑर्डर मिला उसको,
वो यूजर के लिए ऑर्डर मिल गया उसको, क्योंकि हम लोग अभी तक वो क्लीन अप जॉब रन किए नहीं है कि मतलब 24 घंटा हो जाए, तो उसको ऑर्डर मिल गया। तो ये ऑर्डर, हाँ ऑर्डर नॉट नल में गया, ऑर्डर सेट किया। अच्छा ये तो अलग ही इशू था यार। तो वो डेटाबेस खाली करता हूँ पहले पूरा। ऑर्डर 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 ऑर्डर, कस्टमर 1 के लिए विश लिस्टेड कर दिया इसको भी 60। क्यों आ रहा था यार, भूल गया मैं। कुछ तो किया था इधर से निकालने के बाद, ये एरर चला गया था। ये लाइन की वजह से। न्यू ऑर्डर, ऑर्डर के साथ में ये होना, ड्राफ्ट सेट करिए। ये बना ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 4, स्टेटस 10। गड़बड़ हो गई है। कस्टमर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर एग्जिस्टेंस, ऑर्डर डिटेल।
insert product get product id object request null, ये भी कर लेंगे इसमें। प्रोडक्ट कस्टमर सेक्शन आईडी, तो मैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से कस्टमर का ऑब्जेक्ट निकाला, प्रॉक्सी क्लास एंटिटी डायनामिक की प्रॉक्सी क्लास आई। देन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 7, प्रोडक्ट आईडी से भी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव से करंट प्रोडक्ट निकाला, तो करंट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, ये भी प्रॉक्सी क्लास आई प्रॉपर। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर डिटेल ऑफ न्यू ऑर्डर डॉट करंट प्रोडक्ट ओके, ये प्रॉक्सी क्लास सेट हुई तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। इधर पे यहाँ पर ऑर्डर डिटेल और न्यू ऑर्डर, ओके न्यू ऑर्डर यहाँ पे बना, न्यू ऑर्डर इंसर्ट हुआ, न्यू ऑर्डर से जो आईडी मिली ऑर्डर डॉट गेट F11 कस्टमर की वजह से फटा।
लेकिन देखो एक चीज हो गई, हाँ, अभी प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा है। जैसे हर बार क्या होता था, प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे, जो प्रोडक्ट के लिए ऐड टू कार्ट करता था तो नया प्रोडक्ट इंसर्ट होने लगता था। अभी नहीं हो रहा है इंसर्ट प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे एक बार और टेस्ट करता हूँ इसको। तो आगे बढ़ाया, इसको यहाँ से किया, इसको कंटिन्यू, इसको अभी ऑर्डर मिल जाएगा। नल, हाँ कस्टमर आईडी 1 है ना, ये यहाँ पर गया। अभी ये ऑर्डर को इंसर्ट मारा, तो ऑर्डर इंसर्ट हो जा रहा है। ये है मेरा ऑर्डर, ये इंसर्ट हो गया यहाँ पर। अभी ये वो ऑर्डर डिटेल को निकाल के लेके आया, तो वो ऑर्डर डिटेल यहाँ पे आ गई। अच्छा हाँ, ये डिटेल इंसर्ट नहीं हो रही ना, वही के लिए प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। मैं समझा कि सॉल्व हो गया इशू। एक्चुअल में इसके साथ में प्रोडक्ट इंसर्ट होता है, इसके साथ में। अरे प्रोडक्ट इमेज का हम लोग बनाए थे क्या इंसर्ट? उसमें बनाया है क्या प्रोडक्ट इमेज का इंसर्ट? एक फाइल अपलोड का बनाया है ना, उसमें से चेक कर लेना। वो वाले प्रोजेक्ट में बनाया है ना, वेब यूआई में। यार सेट एज इमेज अपलोड बनाए थे ना हम लोग शायद से, कि नहीं बनाए? तो ये 10 आईडी वाला प्रोडक्ट लिया मैं, शूज। तो ये प्रोडक्ट आईडी, अपलोड कंट्रोल, गेट फाइल नेम सेव किया, फाइल सेव किया, प्रोडक्ट रिपोजिटरी में प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट मारा, तो ये प्रोडक्ट न्यू बन जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी नहीं बना, देखो अभी ये यहाँ पे अभी हर बार कैसा होता था, प्रोडक्ट इमेज के साथ में नया प्रोडक्ट बनाता था, तो अभी ये यहाँ नहीं बना। और प्रोडक्ट इमेज में चेक कर लेता हूं मैं, मतलब वो इश्यू सॉल्व हो गया, कास्केडिंग इंसर्ट वाला। इमेज नहीं इंसर्ट हुआ,
ये भी फटा अंदर जाके लगता है। ये देखो हाँ, ये सेम एरर आ रहा है। ये डालने के बाद तो अलग एरर आने लगा। इसका एक ही तोड़ है। माइग्रेशन मारना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, ये करके देखता हूँ पहले, एक फ्लुएंट एपीआई लिख के देखता हूँ। किसके लिए? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज के लिए। तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल इमेज, तो वो ऑलरेडी मैं लिखा भी हूँ शायद से, लेकिन मैं टेस्ट नहीं किया उसका। वो आएगा इधर कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर ये अच्छा नहीं लिखा हूं मैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ये है ना अपने पास बना हुआ, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज, इसको उठा के मैं डाल दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इमेजेस, और ये जो ऑब्जेक्ट किसका है, प्रोडक्ट इमेजेस का है, तो इसमें आ जाएगा आई। और ये भी कर सकते हैं अपन, फिल ऑल डिलीट कास्केट। कंट्रोल शिफ्ट बी। तो देखो क्या कर दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस रहेंगे, और जो डिलीट कास्केट है वो फॉल्स कर दिया यहाँ पे।
ये भी वही बोल रहा है।
अब चल जाएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कुछ तो चेंज किया हूँ माइग्रेशन मार के। क्या उसी में गड़बड़ हुई ना, उसी को चेंज करने में लफड़ा हुआ। मैं जो हमेशा यूज करता हूँ ना वो वाला लेता तो चलता, वो चलता ही है मेरे पास जो प्रोजेक्ट में है। हाँ वो सही था, वो सही था। अभी वो कैसा होता है कि मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन फिर पब्लिक बोलेगी सर वो तो बताए नहीं, वो तो पहले से उनके पास बना हुआ था, वो कॉपी पेस्ट कर दिए। तो मैं क्या करता हूँ कि लाइव जो भी मेरे को सामने दिखता है ना, वो जैसे जो मेरे को दिख रहा है वो तुमको भी दिखेगा जब तुम लोग गूगल करोगे। तो वो जब सिलेक्शन में ही मिस्टेक हो गई, अब उसको सही करते 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 इतना टाइम जा रहा है। अब एक आध दिन बैठ के उसको पूरा सही करना पड़ेगा, मतलब एक बार पूरा सही से उसको चलाना पड़ेगा। वो आर्किटेक्चर में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है ही, मतलब वो सादी सादी एंटिटी इंसर्ट मार देता है, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है। हाँ वही कर दूंगा ना, आर्किटेक्चर भी चेंज करूंगा। पहले एक बार चेक तो कर लूं, कुछ तो चेंज किया हूं मैं अभी इधर, अगर ये चल गया तो अच्छा है। नहीं चल रहा, चलो यार आज के लिए छुट्टी है, चल नहीं रहा है, इसको मेरे को चलाना पड़ेगा बैठाल के। तो आज के लिए खाली इतना ध्यान रखो, फ्लुएंट एपीआई, फ्लुएंट एपीआई, वो फ्लुएंट एपीआई को कोड नहीं बदलेगा भाई, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। ये प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, एंटिटी ट्रैकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अपना फ्लुएंट एपीआई में तुमको जो भी मतलब टेबल नेम बदलना है, कॉलम नेम बदलना है, बिहेवियर बदलना है, रिलेशनशिप चेंज करना है, वन टू मैनी करना है, मैनी टू मैनी करना है, वन टू वन ही रखना है, तो वो सब तुम वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी देखो ये मैं 1 to 0 to मैनी कर दिया इसको, आ गया ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ चला गया अपना, इधर। इसको मैं 1 to 0 to मैनी कर दिया, मतलब एक प्रोडक्ट ऑप्शनल के साथ, मतलब क्या रहेगा, प्रोडक्ट इमेज नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ये विल कास्केड ऑन डिलीट फॉल्स कर दिया, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक प्रोडक्ट उड़ाए तो उसकी पूरी इमेज उड़ जाए, या मैं प्रोडक्ट इमेज इंसर्ट मारूं तो ऊपर नया प्रोडक्ट बन जाए अगर उसमें मैप ना हो तो वो चीज नहीं होगी, वो चीज बंद हो जाएगी। तो वो उसके लिए तो इतना ही कोड था, ये कोड सही है। अभी वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप का दे रहा है, ट्रैकिंग का दे रहा है। अब वो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि कोई भी एंटिटी अटैच करो तो प्रॉब्लम देता है वो, यानी मतलब मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ से। जैसे मैं ये मेरी एंटिटी, अभी मेरी एंटिटी कौन सी है जो मैं इंसर्ट मार रहा हूँ, प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज के साथ में मैं कोई भी दूसरी एंटिटी डालता हूँ, जैसे अभी मैं प्रोडक्ट डाला तो वो एरर देता है कि ये एंटिटी दो बार रेफरेंस हो रही है। कैसे दो बार हो रही है, बोलता है कि अभी अगर मैं प्रोडक्ट में जाऊं, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में गया है ना, प्रोडक्ट में यहाँ, तो प्रोडक्ट में मैं जा रहा हूं तो वो बोलता है प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे है। अब प्रोडक्ट इमेज के अंदर मैं जाता हूं तो वो बोलता है कि इसका ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो वो साइक्लिक डिपेंडेंसी बना रहा है। तो मैं क्या कर दिया था, इधर से कमेंट कर दिया था एक को, मतलब इसको निकाल दिया था थोड़ी देर के लिए। जब मैं इसको निकाल देता हूं ना तो वो चलने तो सही लगता है, लेकिन फिर क्या करता है, प्रोडक्ट आईडी जो है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो नल डालता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि बाद में मैं वो रिकॉर्ड को अपडेट मार के प्रोडक्ट आईडी डाल दूं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखोगे ना तुम, ये देखो इमेज डाला लेकिन प्रोडक्ट आईडी क्या डाल दिया, नल डाल दिया, समझे क्या। तो प्रोडक्ट आईडी नल डाला तो बाद में मैं क्या करूंगा, जो रिकॉर्ड अपडेट हो, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ना, उसको वापस एक बार अपडेट भी मार दूं तो ये चल जाएगा। लेकिन ये थूक लगाने वाला काम हो गया, मतलब मेरे हिसाब से। चल बहुत सारे प्रोजेक्ट में करते हैं हम लोग ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मैं क्या सोचूं कि एक जगह सही चलेगा ना तो पूरे प्रोजेक्ट में सही चलेगा वो, तो कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो रही है जिसकी वजह से चल नहीं रहा है वो। तो अभी अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे जो इंसर्ट हो रहा है ना, इसको चलाने के लिए कुछ नहीं, चलाने को तो मैं चलाए खत्म कर दूंगा, मेरे को भी देखना है कि इशू क्या है। अभी यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ना, इसको यहाँ पे मैं कर दिया कमेंट, और इंसर्ट होने के बाद जो मेरे को ये मिलेगा प्रोडक्ट, तो ये पहले प्रोडक्ट इमेज को मैं एक ऑब्जेक्ट में डाल के यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल टू, इसको एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया, और ये प्रोडक्ट इमेज को उठा के
इंसर्ट के लिए डाल दिया, इसको इधर कर दिया, और इंसर्ट होने के बाद मेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट इमेज। तो मैं वेयर न्यू प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल टू दिस डॉट प्रोडक्ट इमेज रिपोजिटरी डॉट गेट करके जो ओल्ड पी.आई. डॉट आई.डी. है उससे नया प्रोडक्ट निकाल लिया। इससे क्या होगा, वापस डेटाबेस में जाके वो प्रोडक्ट को निकालेगा न्यू पी.आई. को, और इसमें सेट कर देगा न्यू पी.आई. डॉट प्रोडक्ट डॉट आई.डी. इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आई.डी. ये कहां से आया, सॉरी यहां से नहीं आएगा, ये इधर रहेगा, यही अपना प्रोडक्ट आईडी है ना, ये आईडी को डायरेक्ट ले जाके इधर सेट कर देता। ये प्रोडक्ट आईडी में मैं आईडी सेट कर दिया। अब उसके बाद अब क्या करूंगा, इसको अपडेट मार दूंगा ये एंटिटी को। तो अपडेट कैसे मारना है, डॉट अपडेट न्यू पी.आई. तो ये अपडेट मार देगा जो आईडी ऊपर पहले रिकॉर्ड बनाया एक बार इंसर्ट करके नल डाल के, फिर नेक्स्ट टाइम वही रिकॉर्ड को निकाला तो उसमें प्रोडक्ट आईडी नल आई, फिर जाके प्रोडक्ट आईडी को सेट करके अपडेट मारा तो प्रोडक्ट आईडी अपडेट हो गई। तो चल तो जाएगा ये कोड से, ऐसा नहीं कि नहीं, अपना काम हो जाएगा वहां से प्रोडक्ट आईडी निकाल के। लेकिन मेरा बोलना ये है कि ये ऐसे करना नहीं पड़ना चाहिए, कुछ तो मिस हो रहा है अपने साइड से या आर्किटेक्चर में या कहीं, तो कुछ छोटी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर मैं एक जगह ये करूंगा ना तो मेरे को सब जगह पे यही तरीके से करना पड़ेगा, जो कि तरीका सही नहीं है। बस ये चीज है। तो चलाने के लिए कोड तो मैं कैसे भी चला दूंगा, तो चलाने के लिए क्या, अपने को तो इंसर्ट ही मारना है, अलग अलग इंसर्ट मारूंगा, मतलब पैरेंट टेबल में अलग, चाइल्ड टेबल में अलग, दोनों का रिलेशन खत्म। समझे क्या, मतलब कैसा करके एक तरीका है वो भी कर सकते, वो भी सही है, गलत नहीं है वो तरीका भी, वैसे पहले वैसे ही होता था। बताता हूं कैसा, जैसे ये प्रोडक्ट इमेज में है तो यहां से नेविगेशनल प्रॉपर्टी हटा दो, इसको क्या लग रहा है, प्रोडक्ट आईडी लग रहा है ना, तो प्रोडक्ट आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी बना दो, तो प्रोडक्ट आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी बना देगा। वहां से प्रोडक्ट इमेजेस में जाके उसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी हटा दो, और फिर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करो फ्लुएंट एपीआई से, वैसा भी करते हैं, ऐसा नहीं कहना तो वो ये गले थूक लगाओ नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे को पूरी जगह चेंज करना पड़ेगा, पूरा चेंज करूंगा, सब जगह से वो निकालूंगा, सब व्यू भी बदलना पड़ेगा, सब जगह से जो जो चीजें किया हूं पूरी हटाना पड़ेगा। नहीं होएगा तो वही कर दूंगा मैं, नहीं होगा तो वही कर दूंगा मैं उसके पीछे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर ये तरीका एंटिटी फ्रेमवर्क दिया है तो ये तरीके से भी चलना ही चाहिए ना, तो ऐसे जबरदस्ती तो दिया नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपने ही साइड से मिस हो रहा है, तो वो क्या है, वो मतलब वो आर्किटेक्चर लेवल पे अगर है तो उसको मैं सही कर दूंगा एज नो ट्रैकिंग डाल के, आईडी की ट्रैकिंग का ही है। अब वो एज नो ट्रैकिंग मेरे को डालना किधर पे वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए छुट्टी, फ्लुएंट एपीआई पढ़ो, और फ्लुएंट एपीआई इंटरव्यू में पूछता है क्या, अगर जैसे तो हाँ, और उसको रेज्यूमे में ऐड कर दो, फ्लुएंट एपीआई को रेज्यूमे में ऐड कर दो तो तुम्हारा रेज्यूमे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए छुट्टी।